अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चैप्टर 14 के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को समझने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं 14.1 से। कहता है फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट। मींस आपको पता है ना कि कोई भी लिक्विड जैसा कि पानी हो गया वो इवेपोरेशन करता है। सो इवेपोरेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से आती है। ठीक है, यही समझ। सो बेटा इमेजिन करें कि ये एक लिक्विड पड़ा हुआ है इस कंटेनर के अंदर। सो क्या होता है कि लिक्विड के जो टॉप सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये सरफेस को लीव कर जाते हैं यानी इवेपोरेट कर जाते हैं। सो इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है ये काम करने के लिए? तो दो जरिए हैं। नंबर वन, ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल है ना, ये नीचे वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी लेते हैं। यानी ये जो लिक्विड है जो इवेपोरेट करेगा वो अपने अंदर से ही एनर्जी ले लेता है, तो नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर को एनर्जी देंगे और वो इवेपोरेशन करेंगे। नंबर टू, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये इन्वायरमेंट से भी एनर्जी ले सकते हैं और अल्टीमेटली इवेपोरेट कर सकते हैं। सो इसका आंसर देखें। कहता है इट कम्स, इट मीन्स एनर्जी। तो एनर्जी कम यानी आती है फ्रॉम द लिक्विड इटसेल्फ, यानी अपने अंदर से ही आती है, एंड फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, और बाहर वाले इन्वायरमेंट से। अब ये जो ब्रैकेट में ना इसको पढ़ते हैं, तो कहता है रिड्यूसिंग द इंटरनल एनर्जी। तो बेटा देखें, अगर लिक्विड इटसेल्फ यानी अपनी एनर्जी ही इस्तेमाल कर रहा है, सो उसकी इंटरनल एनर्जी यानी उसकी अपनी जो अंदर एनर्जी है वो तो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी का पार्ट इवेपोरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। एंड कॉजेज कूलिंग, तो देखें एनर्जी जब इस्तेमाल होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, रिड्यूस होगी। कम एनर्जी से मुराद है कि वहाँ पे कूलिंग होगी। ठीक है, यहाँ से मैं बताता चलूँ, इंटरनल एनर्जी से मुराद हीट भी होता है। सो अगर हीट या इंटरनल एनर्जी रिड्यूस यानी कम हो रही है, तो कम होने से क्या होगा? कूलिंग प्रोड्यूस होगी। नाउ बच्चे मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। कहता है इज कंडेंसेशन एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे आपने दो बातों को समझना है। सबसे पहली बात कि कंडेंसेशन होती क्या है, और दूसरी बात कि एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है। तो कंडेंसेशन को देखें बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास गैस है, ठीक, आप उसको लिक्विड में तब्दील कर देते हो, तो बेटा इस प्रोसेस को कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन कहते हैं। कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन कहते हैं। ठीक, यानी किसी भी गैस को लिक्विड के अंदर तब्दील कर देना लिक्विफेक्शन या कंडेंसेशन। तो क्या ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है? तो अब सवाल पैदा होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। तो बच्चे दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी से हीट निकलती है, एग्जिट होती है। एग्जिट मीन्स बॉडी से बाहर निकलना। ठीक, एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। एंडो मीन्स इनसाइड, अंदर। तो क्या पूछा गया? कंडेंसेशन मीन गैस का लिक्विड बनना, दिस इज लिक्विफेक्शन, दिस इज ऑल्सो कंडेंसेशन। क्या ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है? नाउ बच्चे ये बात समझनी है, ये मैंने एक गैस बनाई है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये काफ़ी फासले पर हैं, मींस ये काफ़ी दूर दूर हैं। ठीक है, तो मैंने गैस बनाने की कोशिश की। अब गैस तब्दील होगी इस लिक्विड के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं करीब करीब, यानी गैस से ज़्यादा करीब। तो अब देखिए क्या हो रहा है इस प्रोसेस में। हम क्या करते हैं, इन मॉलिक्यूल को करीब लाना है ना, तो लिक्विड बन जाएगा यानी कंडेंसेशन हो जाएगी। तो अब देखें, गैस की हालत में जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो बड़ा ज़्यादा मूव करते हैं, यानी उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब आपने उनको ऐसे पकड़ के करीब करीब लेकर आना है, जैसे यहाँ पे है। सो मॉलिक्यूल को करीब लाने से मुराद क्या है? उनकी एनर्जी को कम करना, क्योंकि जब वो गैस की हालत में होते हैं तो वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं ज़्यादा एनर्जी के साथ। लेकिन जब आप उसको लिक्विड में तब्दील करना चाहते हो, सो आप उनको करीब करीब लेके आ रहे हो। इट मीन आप उनकी एनर्जी को कम कर रहे हो, आप उनको दबा रहे हो, एनर्जी को दबा रहे हो। सो एनर्जी ज़्यादा से कम हो रही है। तो कैसे कम होगी?
यानी एनर्जी का कुछ हिस्सा बाहर को खारिज किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए ना, एनर्जी ज़्यादा है, उससे कम हो रही है, तो कम कैसे होती है, अगर कुछ एनर्जी का पार्ट हम रिमूव कर दें तो एनर्जी कम हो जाएगी। अब बॉडी से एनर्जी बाहर निकल रही है, तो बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो आपसे सवाल पूछा गया क्या कंडेंसेशन एंडोथर्मिक है, आंसर इज नो, ये एक्सोथर्मिक है। सो देखें, कहता है कि नो यानी ऐसा नहीं है, इट इज एक्सोथर्मिक, और एनर्जी रिलीज होती है यानी बॉडी से बाहर निकलती है एज द गैस पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड कम टुगेदर टू फॉर्म अ लिक्विड। यानी लिक्विड बनने के दौरान गैस पार्टिकल्स को स्लो करना होता है, यानी उनकी एनर्जी कम करनी होती है, एंड कम टुगेदर यानी उनको करीब लाना होता है। नाउ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स का काम लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, यूज्ड टू रिपेल इंसेक्ट्स, यानी ये जो बॉल्स है ना, ये इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए होती है, कपड़ों वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं इंसेक्ट से बचाने के लिए। तो कहता है ये जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं ये डिसअपियर हो जाती हैं, यानी गायब हो जाती हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद। यानी आपने कपड़ों के अंदर नेफ्थलीन बॉल्स रखी और कुछ टाइम के बाद जो है वो नहीं होंगी, तो गायब हो गई। तो बच्चे ये हैं नेफ्थलीन बॉल्स। अब ऐसा क्यों होता है, जब आप बॉल्स लेते हैं ना तो ये सॉलिड हालत में होती है, आप इनको कपड़ों में रखते हैं और आफ्टर सम टाइम ये वहाँ पे नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्ट गैस बन जाते हैं या वेपर्स बन जाते हैं इन नेफ्थलीन बॉल्स के। सो अब क्या हो रहा है कि इस प्रोसेस में सॉलिड से गैस का बनना हो रहा है, एंड यू नो जब सॉलिड से गैस बनती है तो हम इसको बोलते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं ये सब्लिमेशन करती हैं और गैस बन के गायब हो जाती हैं। सो बच्चे ये लिखा हुआ है, दे अंडरगो सब्लिमेशन चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द गैशियस स्टेट, यानी वो सॉलिड स्टेट की बॉल्स अब गैशियस यानी गैस बन चुकी हैं। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कहता है कि व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज, ठीक है। तो फेज चेंज के दौरान आप देखते हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो फेज चेंज है ये इससे क्या मुराद है। फेज चेंज से मुराद है कि फॉर एग्जांपल आप सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो, सो यू नो आप सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो वो अल्टीमेटली लिक्विड बन जाता है, तो ये मेल्टिंग है। या ऐसा भी होता है कि आप लिक्विड से गैस बनाते हैं, तो आप ऐसा करने के लिए बॉइलिंग का टर्म या नाम यूज करते हैं। तो दीज आर फेज चेंज, यानी एक फेज से दूसरा बन जाना। इस दौरान जाहिर है आप इनको हीट सप्लाई कर रहे हो, यानी अगर आप सॉलिड को लिक्विड बना रहे हो, मेल्टिंग कर रहे हो, तो आप सॉलिड को हीट दे रहे हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बॉइलिंग कर रहे हो तो आप लिक्विड को गैस बना रहे हो, तो लिहाजा आप लिक्विड को हीट दे रहे हो। अब जहन में तो यही कॉन्सेप्ट आता है ना कि जब हीट दी जा रही है सो उस हीट से टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो आप टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखते हैं। बट जब ये फेज चेंज हो रहा होता है, आपकी दी गई हीट के बावजूद बेटा टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि जो आपने हीट दी है ना वो इस्तेमाल होती है इस फेज को ही चेंज करने में। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये सॉलिड है जिसके मॉलिक्यूल करीब करीब हैं और हमने इससे बनाना है लिक्विड जिसके मॉलिक्यूल थोड़े फासले के ऊपर हैं, सो अब हम जो हीट देंगे उससे क्या होगा, इस हीट से इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्स है जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो तोड़ी जाएगी। यानी इस हीट के देने से हम बचे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ेंगे, ठीक है। और इस वजह से ये जो आपकी प्रोवाइड करदा हीट है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, बल्कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, एंड अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे जब इनके दरमियान की मॉलिक्यूलर फोर्स टूट जाएगी। सो कहता है द हीट्स एनर्जी सप्लाइड, यानी जो हीट हम देते हैं यूज टू ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना,
काबू पाना, यानी मैंने लफ्ज यूज किया था ब्रेक, तोड़ना, ठीक है। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी ये जो आप एनर्जी दे रहे हैं उससे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर काबू पाया जा रहा है या उसको तोड़ा जा रहा है। रादर देन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर, तो आप टेम्परेचर याद रख लें कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की बजाय, रादर देन का मतलब होता है की बजाय, टेम्परेचर चेंज करने की बजाय वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर काबू पा रहे हैं। अब बच्चे हम सवाल नंबर 5 को स्टडी करते हैं। कहता है इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है, टू कंप्रेस अ लिक्विड लाइक अ गैस, कि आप एक लिक्विड को पकड़ के कंप्रेस कर दें जैसा कि गैस को किया जाता है। तो बच्चे आप देखते हैं, अगर आप एक गैस की मिसाल लें, गैस के मॉलिक्यूल होते हैं दूर दूर, मींस उनके दरमियान जो स्पेसिस होती हैं वो अच्छी खासी ज़्यादा होती हैं। तो जब आप एक फोर्स अप्लाई करते हो गैस को कंप्रेस करने के लिए, सो ये स्पेसिस जो हैं ये कम होना शुरू हो जाती हैं या मॉलिक्यूल्स करीब आना शुरू हो जाते हैं। तो यस, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। बट अगर आप बात करते हैं एक लिक्विड की, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल तो इतने ज़्यादा स्पेस्ड नहीं होते, उनकी स्पेसिस इतनी नहीं होती। सो अगर आप प्रेशर अप्लाई करें, सो तकरीबन जो है वो कंप्रेस होना इम्पॉसिबल सा है, यानी कंप्रेशन जो है वो नहीं हमें देखने को मिलती लिक्विड के अंदर जैसा कि हमें गैस के अंदर देखने को मिलती है। सो देखिए, कहता है नो, लिक्विड्स हैव वेरी लिटल एम्प्टी स्पेस, लिक्विड के दरमियान एम्प्टी या खाली स्पेस बहुत थोड़ी होती है बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के दरमियान, कंपेयर्ड टू गैसेस, यानी गैसेस के मुकाबले में, मेकिंग देम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, कि उनको कंप्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कहता है कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स इन एन एक्सपेरिमेंट इन योर लैब। तो देखिए सवाल को समझिए। अब नॉर्मल क्या होता है कि जो वाटर है ना, पानी, वो बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो क्या आप ये बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं अपनी लेबोरेटरी के अंदर, यानी आप वाटर को 99 पे बॉयल करवा लें या 101 पे बॉयल करवा लें या 98 पे बॉयल करवा लें, क्या ऐसा पॉसिबल है? उसके लिए बच्चे हम एक बार बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। सो देखें, बॉइलिंग ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये मैंने एक लिक्विड लिया हुआ है। सो लिक्विड का गैस की हालत में तब्दील हो जाना, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग। आप गैस कह लें या आप वेपर्स भी कह सकते हैं। सो अब क्या हो रहा है कि जब ये गैस बनेगी यानी वेपर्स बनेगी ना, सो जाहिर है जब ये वेपर्स बन के ऊपर उठेंगे, सो इनका एक प्रेशर होगा जिसका नाम हम रखेंगे वेपर प्रेशर। ठीक, नाउ बाहर से जो एटमॉस्फेयर होता है यानी एयर होती है, हवा होती है, वो भी एक प्रेशर लगा रही होती है। हम उसका नाम रखते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, यानी बाहर से लगाया गया प्रेशर। सो अगर गैस या वेपर्स का लगाया गया प्रेशर यानी वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए यानी बराबर हो जाए हवा के लगाए गए एक्सटर्नल प्रेशर के, ठीक, तो हम इसको बोलते हैं बॉइलिंग। अब नॉर्मली पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, मींस आप टेम्परेचर देते जाते हैं और जब टेम्परेचर 100 हो जाता है ना तो बॉइलिंग होती है। क्या मतलब कि इस टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर प्रेशर है, जो पानी के वेपर्स लगा रहे होते हैं, वो एयर के लगाए हुए एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। नाउ हम चाह रहे हैं कि इस 100 डिग्री सेल्सियस को चेंज करें। सो आपने सिंपली ये करना है कि आपने अपना एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज कर देना है, यानी हवा का प्रेशर या तो कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। क्योंकि अगर आप प्रेशर बाहर का ज़्यादा करते हैं तो टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट वो में भी 101 हो जाए, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी सच दैट कि वेपर प्रेशर बढ़ता जाए और बढ़े हुए एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, इसी तरह से अगर एक्सटर्नल प्रेशर आप कम कर देते हैं सो बॉइलिंग हो जाएगी जल्दी, मिसाल के तौर पे 98 पे हो जाती है। सो ये सेम प्रोसेस है कि एक्सटर्नल प्रेशर जितना बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर को उसके इक्वल होने में उतना ज़्यादा टाइम और टेम्परेचर लगेगा।
सो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ेगा। सो देखिएगा, कहता है यस, जी हाँ, यू कैन चेंज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय वेरिंग द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको चेंज करने से ये पॉसिबल है कि हम बॉइलिंग पॉइंट ही चेंज कर दें। अब कैसे तरीका है? टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप चाहते हैं ना कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़े, यानी 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है, इससे ज़्यादा हो जाए, सो इंक्रीज द प्रेशर, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है बेटा वो इंक्रीज कर देंगे। एंड टू लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम चाहते हैं बॉइलिंग जल्दी हो जाए, लेट सपोज 98 पे हो जाए, तो डिक्रीज द प्रेशर, तो बाहर का प्रेशर आप कम कर देंगे। सो नाउ बेटा हम सवाल नंबर 7 पे मूव करते हैं। कहता है इन विच सीजन, कौन से मौसम में वेट क्लॉथ यानी गीले कपड़े गेट ड्राई, वो खुश्क होते हैं, सूख जाते हैं, आफ्टर रिलेटिवली लॉन्गर टाइम, यानी देर से। तो अब सबसे पहले तो ये समझें कि जो कपड़े हैं ना, गीले कपड़े, वो कैसे सूखते हैं। उनमें से जो पानी होता है वो इवेपोरेट करता है, तो पानी उनमें से निकल गया इवेपोरेशन के जरिए, तो अब वो खुश्क या ड्राई हो जाते हैं। अब जाहिर है हमने देखना है कि गीले कपड़े सूखते हैं लॉन्गर टाइम में, यानी ज़्यादा देर से, तो इसका मतलब एवेपोरेशन बहुत कम होगी, स्लो होगी, इसी वजह से पानी उसके अंदर रह रहा है और देर तक वो गीले रह रहे हैं। सो हमसे बेसिकली पूछा गया है कि एवेपोरेशन कम हो रही है किस मौसम के अंदर? आंसर इज विंटर के अंदर। अगर बाहर सर्दी हो ना, तो आपको पता है जो कपड़े होते हैं वो लेट सूखते होते हैं। प्लस अगर बारिशों का मौसम हो, जिसको हम मानसून कहते हैं, तो तब भी हमारे जो कपड़े हैं वो देर से सूखते हैं, क्योंकि बेटा इवेपोरेशन दरअसल कम हो जाती है। सो आइए देखते हैं इसको। कहता है इन द मानसून या विंटर सीजन, इन दोनों में ब्रैकेट बेशक आप छोड़ दें, बिकॉज द एयर इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स, तो ऐसा है कि सर्दियों में यानी विंटर में और मानसून में जो हवा है ना, उसमें ऑलरेडी सैचुरेशन है, यानी हवा भरी हुई है। हवा भरी हुई है किसके साथ? वाटर वेपर्स, यानी पानी के बुखारात के साथ। सो स्लोइंग, इससे स्लो होता है द रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन। सो नाउ बच्चे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। कहता है व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, आपके पास एक सॉलिड है, आप उसको हीट कर रहे हैं, व्हाट हैपन्स, क्या होगा, टू इट्स पार्टिकल, उस सॉलिड के पार्टिकल्स के साथ, विच आर वाइब्रेटिंग, जो कि वाइब्रेट कर रहे हो। तो देखिए ना, एक सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होते हैं, यू नो, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजर, वो बेटा करीब करीब होते हैं। सो कहता है कि आप इसको हीट कर रहे हैं, सो क्या होगा इसके पार्टिकल्स को, तो देखें जब आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं ना, सो इनके पार्टिकल्स इस एनर्जी को जज़ब करेंगे और उनकी वाइब्रेशन या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि आप एक एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। सो आफ्टर ऑल वो एनर्जी उनकी वाइब्रेशन या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और पॉसिबल है कि काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो टूट जाए। तो जब मॉलिक्यूल की फोर्स दरमियान वाली टूटेगी, तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, और आपको पता है दूर दूर मॉलिक्यूल किस में होते हैं? लिक्विड के अंदर। तो अल्टीमेटली जो सॉलिड होगा वो लिक्विड बन जाएगा, यानी यहाँ पे मेल्टिंग हो सकती है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है कि अगर आप उसको हीट करते हैं तो वाइब्रेशन या काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस टूट जाती हैं, मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली मेल्टिंग कैन अकर। सो देखें, कहता है देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, यानी सॉलिड के पार्टिकल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कॉजिंग देम टू वाइब्रेट मोर विगरसली। ये जो लफ्ज़ है ना विगरसली, इसका मतलब होता है शिद्दत के साथ, यानी आसान लफ्ज़ों में तेज़ हो जाना, तेज़ होना। ठीक है, सो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं मोर विगरसली, यानी तेज़ी के साथ। सो क्या होता है? अनटिल द वाइब्रेशन आर स्ट्रॉन्ग इनफ, तो वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं टू ब्रेक द फिक्स्ड स्ट्रक्चर, कि सॉलिड की जो एक बनी बनाई स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड मेल्ट हो जाना। सो नाउ बचे क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है डू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स
यानी ये दोनों चीजें ऑल्सो डिफ्यूज लाइक गैसेस, तो क्या ये दोनों भी गैसेस की तरह डिफ्यूजन का प्रोसेस करती हैं या नहीं करती? सो देखें, सबसे पहले ये समझते हैं कि डिफ्यूजन आफ्टर ऑल इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सो मिसाल के तौर पे ये गैस है और आप देख रहे हैं ना, ये 6 मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए हैं, यानी इसकी तादाद ज़्यादा है, जबकि बाहर इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसकी तादाद कम है। सो ज़्यादा तादाद को आप बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन और बाहर जो है वो है लो कंसंट्रेशन। सो क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन यानी ज़्यादा तादाद से लो की तरफ गैस जो होती है वो मूव करती है। हमने इस प्रोसेस का नाम रखा हुआ है बच्चे डिफ्यूजन। अब हमसे पूछा गया, हमने तो गैस की डिफ्यूजन पढ़ी है ना, हमसे पूछा गया क्या जो लिक्विड्स होते हैं या जो सॉलिड्स होते हैं क्या ये भी डिफ्यूजन करते हैं गैस की तरह या नहीं करते? सो देखें, कहता है यस, जी हाँ, बट यानी ये भी डिफ्यूजन करते हैं, बट द प्रोसेस इज मच स्लोअर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड लेस एम्प्टी स्पेसेस। लेकिन कहता है जो सॉलिड और लिक्विड में ये प्रोसेस है ना, ये बहुत स्लो है। रीज़न क्या है? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल भी करीब होते हैं और सॉलिड के तो बहुत करीब होते हैं। सो उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना वो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। एंड लेस एम्प्टी स्पेस, यानी इनके दरमियान की जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, वो बहुत कम है, जबकि गैसेस के दरमियान बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। सो देखें, पहले लिक्विड्स में समझते हैं। कहता है लिक्विड्स के अंदर जो डिफ्यूजन है ना अकर्स एट अ मॉडरेट रेट। मॉडरेट कहते हैं दरमियाना सा, ठीक है। यानी आप ऐसा समझ लें, गैस के अंदर डिफ्यूजन होती है सबसे फास्ट, लिक्विड के अंदर होते हैं मॉडरेट यानी मीडियम लेवल की, जबकि सॉलिड के अंदर होती है एक्सट्रीमली स्लो, सबसे ज़्यादा स्लो होती है सॉलिड्स के अंदर। सो लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन जो है वो मॉडरेटली होती हैं। यू कैन सी, अब मिसाल दी गई है कि आप एक ड्रॉप ऑफ इंक डाल दें, यानी इंक का एक ड्रॉप डालें किस में, ग्लास ऑफ वाटर के अंदर, तो वो फैल जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लगता है। अगर आप गैस की बात करें, आप परफ्यूम को प्रेस करते हैं ना तो फौरन से परफ्यूम स्प्रेड हो जाता है इन नो टाइम, यानी बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन पानी के केस में अगर उसमें इंक थोड़ी सी डालें तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है ना। सो द पार्टिकल्स मूव, यानी जो इंक के पार्टिकल्स हैं, जो पानी के पार्टिकल हैं जिन्होंने डिफ्यूज होना है ना, ये मूव करते हैं एंड कोलाइड, और वो टकराते हैं, बट नॉट एज फ्रीली एज इन गैसेस, लेकिन इतनी फ्री मूवमेंट नहीं होती जितनी के गैस में होती है। अब सॉलिड की बात करते हैं ना, तो सॉलिड में तो डिफ्यूजन एक्सट्रीमली स्लो है। कितनी स्लो? महीनों या सालों भी लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे, पहली मिसाल, यहाँ पे 2 मिसालें हैं, पहली सुनिएगा। इफ 2 मेटल ब्लॉक्स आर क्लैम्प्ड टुगेदर फॉर ईयर्स, यानी अगर 2 मेटल के ब्लॉक्स को क्लैम्प कहते हैं जोड़े रखना, ठीक है, ईयर्स यानी सालों, तो फ्यू एटम्स फ्रॉम वन मे मूव टू द अदर। नाउ बच्चे, मैंने ये डायग्राम आपके लिए बनाएंगे। यहाँ पे ना 2 मैंने मेटल, एक ये ब्लैक कलर के जिसके हैं और एक वाइट कलर के जिसके एटम्स हैं, मैं डिफरेंट कलर कर देता हूँ। सो अब मैंने क्या किया है, दरमियान में देखिए मैंने कोई स्पेस नहीं छोड़ी, यानी इन दोनों को इकट्ठे करके रखा है, क्लैंप करके रखा है। सो क्या हो रहा है कि काफ़ी सालों के बाद कुछ ब्लैक एटम्स वाइट की जगह में एंटर हो चुके हैं और कुछ वाइट एटम जो हैं वो ब्लैक की जगह पे एंटर हो चुके हैं। तो ये डिफ्यूजन है किसके अंदर? सॉलिड के अंदर, मेटल्स के अंदर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके जो एटम्स हैं ना ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सॉलिड की पहचान है। सो वही बात कि अ फ्यू एटम यानी चंद एक ऐसे एटम्स हैं फ्रॉम वन, एक साइड से मूव इनटू द अदर, वो दूसरी साइड पे मूव कर जाते हैं। नाउ अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है इज चॉक। हम चॉक से पहले लिखते रहते थे ना बोर्ड पे, चॉक मार्क्स यानी चॉक के जो निशान होते हैं बिकमिंग डिफिकल्ट टू इरेज आफ्टर फ्रॉम बोर्ड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चॉक है जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर हमने यूज़ किया है, ये किस तरह से परमानेंटली जुड़ चुका है, ठीक है, डिफ्यूज़ हो चुका है। अब यहाँ पे देखें तो जो आप चॉक यूज़ करते हैं ये भी सॉलिड होता है, आप देखते हैं ना चॉक सॉलिड होता है, और जो बोर्ड है वो भी क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड भी सॉलिड के अंदर
डिफ्यूज़ हो जाता है। जी अब हम पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। कहता है वाई ड्यू इज़ फॉर्म्ड इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी सुबह के पहले चंद घंटों के अंदर आप देखते हो कि ड्यू बनी होती है। ड्यू कहते हैं शबनम के कतरों को। अब गौर से सुनना, हमारी जो एयर यानी हवा होती है ना, उस हवा के अंदर हर वक्त क्या होता है, वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही आप देखते हो कि जो रात होती है ना, नाइट टाइम आता है या अर्ली मॉर्निंग सुबह शुरू होती है, तो टेम्परेचर लो होता है, यानी ये टाइम पीरियड थोड़ा कूल डाउन होता है, ठंडा होता है। और ये जो हवा है, एयर है, जाहिर है ये भी कूल हो चुकी होती है। तो जो कूल एयर होती है ना, ठंडी हवा होती है, ये वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर पाती, ठीक है। तो होल्ड ना कर पाने की वजह से ये जो वाटर वेपर्स हैं, इनको किसी और शक्ल, ड्यू की शक्ल में तब्दील होना पड़ता है। इस वजह से हमें सुबह के वक्त शुरू वाले घंटों के अंदर हमें क्या नज़र आती है, ड्यू नज़र आती है। जी तो देखिएगा, एट नाइट रात के वक्त द एयर कूल्स डाउन, हवा ठंडी हो जाती है, और जो कोल्ड एयर होती है ना, ठंडी हवा, कैन नॉट होल्ड एज मच वाटर वेपर, वो इतने वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर सकती एज वार्म एयर, जितनी के गर्म हवा कर सकती है। तो क्या होता है, जो एक्सेस वेपर्स हैं, यानी जो ज़्यादा वाटर के वेपर्स होते हैं ना, वो कंडेंस होके तब्दील हो जाते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स के अंदर, जिसको हम ड्यू कहते हैं, ऑन कूल सरफेसेस, जैसा कि पत्तों के ऊपर आपको नज़र आती है।